जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी साइंस टीचर डॉक्टर प्रीति मित्तल एंड वी आर स्टडीइंग द चैप्टर मोशन। मोशन चैप्टर में वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल्स गिवन एज एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन योर एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 to 10 बिकॉज इन ऑल देयर आर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर एनसीईआरटी बुक। इसके अलावा इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस we have discussed all that along with the related topics. For example, velocity से related जितने भी in-text questions थे हमने velocity and speed topic के साथ में वो cover कर लिए हैं. And we have also covered some extra questions with each and every topic. I hope you have seen all those videos. If you haven't seen that, you can just check it out right now. Okay. So now moving on to question number 6. But before we discuss question number 6, I would like to add one more concept to you. I would like to tell you something that will help you in this question also. So if I draw a distance time graph or a displacement time graph, this type of question could be there in your exam. If I draw a displacement time graph and on the same graph I'm expressing the movement of three objects A, B and C. All of them are starting from the same origin point. And if I ask you which of the three is moving the fastest, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं और आपसे पूछेंगे कि तीनों ऑब्जेक्ट ए, बी एंड सी में से सबसे फास्ट कौन सा मूव कर रहा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे फास्ट कौन सा मूव कर रहा है तो टाइम एक कांस्टेंट ले लो। ओके, सपोज हमने कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज पुट कर सकते हो लाइक 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स। तो हमने मान लो 2 सेकेंड्स पे मार्क कर दिया। अब 2 सेकेंड मार्क पे मतलब 2 सेकेंड के बाद सी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, बी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है एंड ए ऑब्जेक्ट हैज रीच टू दिस पोजीशन। तो किसने सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है? इजीली यू कैन ऑब्जर्व नाउ कि ए का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है क्योंकि 2 सेकेंड में वो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है। अगर हम इसको भी नंबर्स दें तो अगर 1 2 3 4 5 हम नंबर्स देते हैं तो सबसे ज्यादा किलोमीटर्स कौन मूव कर चुका है? ऑब्जेक्ट ए। और इसलिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए की स्पीड सबसे ज्यादा है या वेलोसिटी सबसे ज्यादा है इफ इट इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इससे कंक्लूजन क्या है? जिस भी ग्राफ का स्लोप सबसे ज्यादा हो, स्लोप मींस दिस एंगल इज नोन एज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो जिस भी ग्राफ का स्लोप सबसे ज्यादा है मींस ये एंगल सबसे बड़ा है, उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है। सो इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ, जिस भी ग्राफ का स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हुआ है मींस उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। सो स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी मींस जितना ज्यादा स्लोप ऑफ द ग्राफ रहेगा उतनी ही ज्यादा उसकी वेलोसिटी है। Okay, one more thing I would like to add, a similar question could be there for velocity time graph also. Velocity time graph. Now I told you कि अगर हमारे पास कोई भी velocity time graph है तो area under the velocity time graphs gives you the displacement. तो इस ग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि कितना displacement हुआ है by finding out the area under the velocity time graph. एरिया के अलावा, डिस्प्लेसमेंट के अलावा यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसका है। ओके, हाउ वी कैन फाइंड आउट, आई लेट यू नो। सो इफ आई हैव 3 different cars A, B and C. Now if you are asked to find out which of the 3 cars is having maximum acceleration, तो भी वही तरीका है जैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए था। इसमें भी कंसेप्ट इज द सेम। जिसका स्लोप ऑफ द ग्राफ सबसे ज्यादा मींस ए का स्लोप इतना डिग्री है, बी का सपोज 60 डिग्री है और सी का अप्रोक्सीमेटली 75 डिग्री है। तो जिसका स्लोप ऑफ द ग्राफ सबसे ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप आपको बताता है अबाउट द वेलोसिटी। या अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इट विल टेल यू अबाउट द स्पीड। सो इस बात को याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि स्लोप ऑफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी व्हेन इट इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
and it represents the acceleration if it is a velocity time graph. ठीक है, slope मतलब ये angle between whatever the motion of the object is shown with the x-axis. ठीक है, time axis के साथ जो भी angle बनता है वो सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका acceleration सबसे ज्यादा है. ओके, एंड लॉजिकल भी है, हम कंपेयर करके देख सकते हैं. ठीक है, सो तीनों ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी पे स्टार्ट हुए थे. अगर हम कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे मार्क करते हैं, सपोज वी आर मार्किंग एट दिस टाइम इंटरवल एंड दिस टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 5 सेकेंड्स. तो 5 सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी समवेयर हियर, बी की वेलोसिटी इज हियर एंड सी की वेलोसिटी मैक्सिमम है. तो चेंज ऑफ वेलोसिटी भी सी की सबसे ज्यादा है क्योंकि मैक्सिमम भी वहां तक पहुंचा है. तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही होता है एक्सेलरेशन. क्योंकि सी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है तो जीरो के कंपैरिजन में उसका चेंज सबसे ज्यादा होगा और इसलिए उसका एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा है. ओके, सो रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ 1 मार्क्स क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. आई रीड इट आउट एंड जस्ट हैव अ लुक. So the question is, in figure 7.10 shows the distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. So the first question is asking you that which of the three is traveling the fastest. Okay, so just have a look at the graph. Here in the graph you can see that the slope of the graph, that is the angle of the graph, is maximum for B. You will say मैम तीनों अलग अलग पोजीशन पे स्टार्ट हो रहे हैं. ओके, तो स्टार्टिंग पोजीशन तीनों की अलग अलग है, बट अगर आप जिस भी पोजीशन पे स्टार्ट हो रहे हैं वहां पर अपना डी रखकर आप तीनों एंगल्स को कंपेयर करके देखिए. ओके, एक्स एक्सिस को, जो टाइम एक्सिस है उसको उसके पैरेलल ले लीजिए जहां पे भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड यू कैन सी दैट मैक्सिमम एंगल इज फॉर द बी कार. सो वेलोसिटी सबसे ज्यादा उसकी होती है जिसका एंगल सबसे ज्यादा होता है. And so the B car is traveling the fastest. Okay. Now, second part of the question says, are all the three ever at the same point on the road? So you can see that the three, if अगर वो एक ही point पे कभी भी होते at the same point on their journey, तो तीनों एक point पे intersect करते. But A B से intersect कर रहा है, B C से intersect कर रहा है, A और C भी intersect कर रहे हैं. पर तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे और इसलिए what is there that they are never at the same point on the road. If they are at the same point on the road, they must be intersecting with each other at one point. और कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तीनों कार्स का, इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सी. हाउ फार हैज सी ट्रैवल व्हेन बी पासेस ए. Now, for solving out this question, let us discuss that एक small square of the graph वो कितना distance represent कर रहा है. So you can see in the graph that 4 किलोमीटर distance को show किया है 7 small squares के बाद में. तो हर एक छोटा square जो है that will be representing 4/7 क्योंकि 4 किलोमीटर distance कब आया है 7 squares के बाद. 7 squares के बाद show करा गया है 4 किलोमीटर distance. So every small square here will be representing 4/7. So आप देख सकते हो कि जो starting position है C का that is after 3.5 squares. तो एक square small square की value है 4/7 and 3.5 square के बाद C point start कर रहा है तो इसलिए multiply it with 3.5 क्योंकि 3.5 small square cover हो रहे हैं. एक square 4/7 distance represent करता है 4 किलोमीटर divided into 7 equal parts और 3.5 squares के बाद है तो हम इसको multiply करके देखते हैं. That will come 0.5 and 4 multiplied by 0.5 will give you 2.0. तो जो starting position है C का that is at 2 kilometer distance. ठीक है, अब जब B और A cross कर रहे हैं, just again have a look in the graph. When B and A are crossing each other at that position, C is approximately at 9.6 kilometer mark. Okay, तो 9.6 में से C का starting position that is 2 kilometers minus कर देंगे and we will get it 7.6 kilometers. Okay, now have a look at the fourth part of the question. How far has B traveled by the time it passes C? का अगर आप देखोगे position जब C और B एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो B ने कितना मूव कर लिया है
So approximately it is at 6 kilometer mark. क्योंकि ये 4 और 8 के midway है. Okay, और 4 और 8 के midway आएगा obviously 6, and so it will be at 6 kilometer distance. Okay, I hope this graph is clear to you all, and now we'll move on to the next question. Now let's have a look at question number 7. A ball is gently dropped from a height of 20 meters. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, at what velocity it will strike the ground? After what time it will strike the ground? So now have a look at the solution. For any such questions related to a ball or a stone thrown upward or downward, I always prefer to just draw a diagram for that. डायग्राम बना देने से आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है. तो आपने जेंटली ड्रॉप करा है बॉल को अपने हाथ से, मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी इज 0. कितनी हाइट से ड्रॉप किया है? 20 मीटर्स हाइट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 20 मीटर्स. एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10. अब जब भी आपको समझ में नहीं आए कि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है, बिकॉज एक्सेलरेशन वर्ड यूज नहीं करते, दे जस्ट गिव इट कम्स एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो याद रखो बच्चों, एक्सेलरेशन को पहचानने का बेस्ट तरीका है बस उसके यूनिट को पहचान लो. मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन. ठीक है, आपसे पूछा है फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और कितने टाइम के बाद इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. ओके, अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने की कोशिश करें तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बट ना v गिवन है ना टाइम गिवन है, तो वी कांट यूज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन अगर यूज करते हैं तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो टाइम गिवन नहीं है, बट हम उस इक्वेशन को यूज करके टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, या फिर हम थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो बाकी सारी चीजें गिवन है, तो इसलिए हम या तो सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं या फिर थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन, और फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द टाइम बाय यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन. दोनों ही तरीके सही है, आप जिस तरीके से करना चाहते हो both the methods are correct. So whatever method you prefer you can do that, but here I am using the second equation of motion. So s is equals to ut plus half at square. S displacement is 20 is equals to initial velocity was 0, so 0 multiplied by time will be 0 only, plus half acceleration. Now पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव ये आपको हर बार सोचना पड़ेगा. तो जब भी ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली उसको अट्रैक्ट कर रहा है ग्राउंड, और इसलिए उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे. एंड t का हमको नहीं पता तो t स्क्वायर ले लेते हैं. ओके, सो नाउ दिस विल बी कैंसल्ड आउट. अब इट बिकम्स 20 इज इक्वल्स टू 0 को आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो आपका हो जाएगा 5t स्क्वायर, और t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 5. 20 डिवाइडेड बाय 5 यू ऑल नो इट्स 4, तो t स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4, तो t की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. तो आपको पता है 4 का अंडर रूट होता है 2, सो टाइम की वैल्यू आ जाती है 2 सेकेंड्स. ओके, नाउ आपको कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी, तो हमें पता है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at. तो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इंटू t की वैल्यू आई थी 2, तो v is equals to 0 doesn't make any difference. 10 into 2 is 20 meter per second. So I hope you also find this question to be very very easy. Okay, I'll shift aside so that you can take a screenshot, but I will advise you. इसी क्वेश्चन को आप ट्राई करना कि पहले थर्ड इक्वेशन को यूज करके आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें, और फिर फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. Try by that way also, mix and match try करिए अलग अलग. It's fun to do the numericals. Okay, now I'll shift aside so that you can take a screenshot. Now coming to question number 8, which is again a graph based question, so have a look. The speed time graph for a car is shown in figure 7.11. Find how far does the car travel in first 4 seconds and shade the area on the graph that represents the distance traveled by the car during the period. So just have a look at the graph. You can see here that after 4 seconds, the speed of the car is 6 meter per second. So just have a look. Area under the speed time graph gives you the distance traveled. So you are asked that how far the distance is traveled, how much distance is traveled. So distance is equals to area under the graph. And you can see that it is a
ट्रायंगुलर शेप. इट्स नॉट एग्जैक्टली अ ट्रायंगल क्योंकि स्ट्रेट लाइन की जगह थोड़ा आर्क है, पर हम उसको इग्नोर करेंगे एंड विल टेक इट एज अ ट्रायंगल ओनली. तो हम इसको ट्रायंगल मानते हुए ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नाउ बेस इज 4 सेकेंड्स, तो बेस की जगह 4 यूज करेंगे और हाइट जितना कवर किया है दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड. तो height will be taken as 6. Now just solve it out and we'll get 12 meters. Okay, तो distance जो cover किया है इस time period में that is 12 meters. You can take a screenshot if you want. Now it is asked to shade the graph, so you have to shade it like this. Just have a look. Now the second part of the question asks which part of the graph shows uniform motion of the car. So you can see that after the 6 meter distance, 6 meter per second speed, the car is moving at the same speed. Means it is traveling in a straight line. So the part of the graph that shows a straight line parallel to x-axis that represents uniform motion. Because I told you that when it's uniform motion means uniform speed is there and that will be represented by a graph that is parallel to the time axis. तो जब भी parallel हो time axis के means speed constant रह रही है, speed change नहीं हो रही, 6 मीटर पर सेकेंड पे ही कांस्टेंट हो गई है, आप देख सकते हो ग्राफ में, और इसलिए इस टाइप की मोशन को कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 says, state which of the following situations are possible and give an example for each of these. So, first is an object with a constant acceleration but zero velocity. So, when an object is thrown upwards at the peak position, its final velocity becomes zero. We have seen such questions. A ball was thrown upwards. But still, उसके ऊपर एक acceleration act कर रहा है and that is acceleration due to gravity. क्योंकि अर्थ का gravitational pull उसको attract कर रहा है. एंड सो उसके ऊपर एक्सेलरेशन अभी भी अप्लाई हो रहा है बट उसकी वेलोसिटी है 0. सो 0 वेलोसिटी होते हुए भी उस पे ऊपर एक्सेलरेशन है एंड दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So this is the answer for the first part. Whenever any object is thrown in the upward direction, then at its peak position, its velocity is 0, but it still has an acceleration. Okay. Now have a look at B part. An object moving with an acceleration but uniform speed. This means that the speed is constant. Speed change नहीं हो रही, but acceleration है. मतलब उसकी velocity change हो रही है. याद आया बच्चों? जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है क्योंकि हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, बट स्पीड उसकी कांस्टेंट हो सकती है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है मींस एक सर्कुलर पाथवे पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है और इसलिए उसका एक्सेलरेशन होता है, बट स्टिल उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है. Okay, so that is the answer for the second part. Now have a look at part number 3. An object moving in certain direction with an acceleration in perpendicular direction. I told you all when teaching uniform circular motion कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी स्पीड उसको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवाने की कोशिश करती है, बट उसकी एक्सेलरेशन हमेशा उसको सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ खींचती है. उसकी एक्सेलरेशन एवरी टाइम इट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल और उसका ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है दैट इज ऑलवेज एट टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सर्कल. चाहे वो किसी भी पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है तब भी उसकी वेलोसिटी हमेशा उसको बाहर की तरफ स्ट्रेट लाइन में ले जाने की कोशिश करेगी एंड उसका एक्सेलरेशन हमेशा उसको सेंटर की तरफ पुल करेगा. जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास एक इनर्शिया होता है तो उस इनर्शिया की वजह से वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करता है. दैट ऑल वी विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो इसका रीजन आपको तब समझ में आएगा, बट राइट नाउ जस्ट रिमेंबर कि जब भी एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मींस दे आर एट 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर. ओके, now moving on to the next question. So the question number 10 and the last question of this chapter. An artificial satellite is moving on a circular orbit of radius 42250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to complete one revolution around the earth. So in this question, radius is given and time is given. And it's given कि जो satellite है वो circular orbit में revolve कर रही है. आपको पता है कि speed is distance upon time. Distance per unit time will give you the speed. अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो एक कंप्लीट सर्कल करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर.
and time would be लेगा. Okay, so just put the values and we'll get the answer. So 2 into pi की value 22/7 into radius की value है 42250 upon time is 24 hours. Okay, calculations looks to be difficult but करना start करते हैं. तो 12 times is 24, 6 times is 12, 11 times is 22. अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करते हैं 42250, डिवाइड करना है इसको 7 and 6 दोनों से. तो लेट्स डिवाइड इट फर्स्ट विद 6. 6 7 times is 42, 0 comes. अब 2 नीचे आ जाता है, तो you know that 2 zeros are 0. So again 2 will be the remainder. Now we can pull 5. 6 4 times is 24, 1 is remainder. So now 0 will come down. 6 1 times is 6, 4 is the remainder. Point लगा देते हैं इधर and we'll get a 0. 6 6 times is 36. Okay, फिर उसके बाद वापस एक और 6 आ जाएगा क्योंकि वापस रिमाइंडर 4 ही बचेगा. ओके, तो हमारा आंसर आ जाता है 11 मल्टीप्लाइड बाय 7041.66 डिवाइडेड बाय 7. क्योंकि 6 से हमने डिवाइड कर लिया है, अब 7 से हमें डिवाइड करना है. सो विल डिवाइड दिस आल्सो बाय 7. लेट्स क्विकली डू दैट. सो 7041.66 डिवाइडेड बाय 7. 7 1 टाइम्स इज 7, 0 आ गया, 0 comes 1. 7 0 times is 0, so again a 0. फिर 4 आया, अब 4 तो 7 से छोटा है, तो 7 0 times is 0, remainder again 4. Then 1 will come down. I am showing each and every step बच्चों, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये 1 के बाद मैंने 2 0 क्यों लगाए. ओके, then 41 हो गया, 7 5 are 35. The remainder will be 6. Now फिर पॉइंट आ जाता है, तो पॉइंट लगा देंगे हम. अब ये एक और 6 नीचे आया, सो 7 9s are 63. ओके, तो हमारा आंसर आ जाता है 11 times 1005.9. ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 से. जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत इजी होता है वो, है ना. 1005.9 मल्टीप्लाइड बाय 11. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1005.9 ही आ जाएगा. फिर 1 से एक क्रॉस लगाया, फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10059 एंड यहाँ पर पॉइंट. ओके, पॉइंट 2 बार इसलिए लगाया क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद, सॉरी अभी हम पॉइंट बाद में लगा देंगे, है ना. जब हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कंप्लीट तब उसके बाद पॉइंट लगा देंगे. सो 9 इज है 6 9 and 5 विल गिव यू 14. 6011. तो हमारा आंसर आ जाता है 11064.9 किलोमीटर पर आवर. तो हमारा जो स्पेस सैटेलाइट है उसकी स्पीड आ जाती है 10064.9 किलोमीटर पर आवर. आपकी एनसीईआरटी बुक में किलोमीटर पर सेकंड में वैल्यू दे रखी है, बट वी नीड नॉट चेक इट आउट. हम आंसर किलोमीटर पर आवर में लिख सकते हैं. इट्स टोटली फाइन, क्योंकि हमें मेंशन नहीं किया गया है कि हम मीटर पर सेकंड में मेंशन करें अपने आंसर को या किस वैल्यू में मेंशन करें. सो वी कैन जस्ट मेंशन दैट इन किलोमीटर पर आवर ओनली एंड लीव इट लाइक दिस. आई विल शिफ्ट टू साइड so you can take a screenshot. So by that we have completed all the questions of our NCERT book. So we have completed our entire chapter, पर अभी मजा पूरा नहीं हुआ. We would like to practice some more numericals, some more extra questions from this chapter. क्योंकि numerical based chapter में जब तक extra question नहीं practice करो तब तक मजा पूरा नहीं होता. Okay? तो एक बार आप सारे questions को practice कर लें, then let me know in the comment section. I'll post a video for some extra questions of this chapter. Till then, keep practicing and have a very nice day. Good day, everyone.